गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਕਦਮ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ चाल? आपा एकदम ਵਧੀਆ जी। आज तो कितनी खुशी हो रही है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता सर। और इवन मुझे नहीं पता, नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको भी आज ये फील हो रहा होगा कि आज हमारे परिवार इतना बड़ा हो चुका है और हम और मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, परिवार बढ़ता रहे। इस परिवार में जितने बच्चे जुड़े, हर बच्चे को सफलता हासिल हो, बस हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए जी। ठीक है जी। और झूठ मत बोला, लाइव आके मजा आया नहीं आया? सर मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट दिन होगा कि आपके साथ ये सेलिब्रेट करना कि आज हमारी फैमिली के 1 लाख मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है जी। चलो अच्छा, अब ये सेशन जो है स्टूडेंट दरबार का, आज हमारा सेशन नंबर 2 है। इसको मैं लाइव प्रीमियर करने जा रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइट का इशू चल रहा है। कल भी आपका सेशन बीच में बंद हो गया था, लास्ट वाला सेशन। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, मतलब ऐसा ना हो कि सेशन बीच के अंदर बंद हो जाए और सारा काम खराब हो जाए। तो इसलिए मैं इसको लाइव प्रीमियर चला रहा हूँ। सारे बच्चों ने यहाँ पे बैठ के देखना है। आपके जो भी डाउट्स होंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालने हैं। आपने हर क्वेश्चन का आंसर पहले देना है। मैं बैठ के चेक कर रहा हूं कि कौन कौन बच्चा आंसर दे रहा है जी। और आज मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे वाकई, देखो फर्स्ट सेशन में तो काफी सारे बच्चे आ गए थे, अब आज मेन पता लगेगा कितने बच्चे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड है जी। ठीक है जी। बाकी नोट्स, मतलब आज का जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका था। जिन बच्चों के पास नहीं है फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। अच्छा, वैसे हमारा टाइमिंग 7 बजे ही रहेगा। वह 7 बजे हमारा लाइव सेशन था, इसलिए आज मैं 10 बजे क्लास डाल रहा हूं। नहीं तो MWF में हम 7 बजे ही करेंगे, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। आओ जी, सेशन एक बार स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन और आंसर आपके पास आ चुके होंगे जी। आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आपके पास आ चुके होंगे। आज हमें 3 चैप्टर डिस्कस करने हैं। एक तो चैप्टर हमारा है जी रिवर्स चार्ज का, सेकंड चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई का, तीसरा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन करने से पहले आपने तीनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। और अगर आपने रिवाइज कर लिए ना, सही बता रहा हूं, देखना प्रैक्टिस करने के बाद ना कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो खुद लगेगा सर वाकई मजा आ गया जी। स्टार्ट करें? पक्का पक्का? ओ मेरा भिंडी, मेरा अदरक, मेरा कि करेले कलर का बच्चा, इधर देखो ध्यान से। आओ जी फटाफट से आओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रिवर्स चार्ज का है। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। जीएसटी इज पेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहे हैं इन केसेस में, मतलब नीचे जो भी केसेस दिए हैं उनमें से किन किन केस में रिसीवर जो है जीएसटी पे करेगा, मतलब किन केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, आपको ये बताना चाहिए। एक बार चेक करो पहला पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड। याद करो, स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है या पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है, उस केस में रिवर्स चार्ज होगा जी। अरे झूठ मत बोलना, काली माता आएगी और पाप लगेगा बहुत बड़ा। किस किस बच्चे ने रिवर्स चार्ज घर से रिवाइज की है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर दो। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं जी, ये मत सोचा कि मैं चैट नहीं पढ़ रही, सारी चैट पढ़ रहा हूं। मुझे फटाफट से आंसर दो, किस किस बच्चे ने रिवर्स चार्ज वाकई ही घर से पढ़ा है? कई बच्चे कह रहे हैं यार पढ़ा तो नहीं है, हम तो सीधा ना बस क्वेश्चन करने के लिए आ गए थे, देख रहे थे हमें कितना याद है। वो सब नालायक बच्चे हैं। याद करो, रिवर्स चार्ज के अंदर मैंने कहा था टोटल आपकी 22 सर्विस आती हैं और 8 गुड्स आते हैं। उस 22 सर्विस में एक सर्विस हमने की थी स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस। अब याद करो, मैंने वहां पे कहा था कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं और बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, उस केस में आरसीएम लगेगा। उसको छोड़कर किसी को भी दोगे उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। तो मुझे फटाफट से बोलना, इस केस में क्या आरसीएम लगेगा? यस, कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, आरसीएम लगेगा। सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। अब सोच के बोलना जी, अगर डायरेक्टर कंपनी को ही सर्विस देगा उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर डायरेक्टर किसी इंडिविजुअल को सर्विस देगा, क्या उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा? आंसर इज नो। तो इस केस में तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा जी। उसके बाद फिर यहां पे अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट आ रहा है सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। हाँ जी, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड। आपने बोल देना गवर्नमेंट की सारी सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। फटाफट से बोलो, गवर्नमेंट की सारी सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, बट पोस्टल डिपार्टमेंट में स्पीड पोस्ट की सर्विस को छोड़ के, पार्सल पोस्ट की सर्विस को छोड़ के, याद करो ये सारी सर्विस हमने बाहर निकाल दी थी। इट मींस वो सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर नहीं है। तो मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट स्पीड पोस्ट की सर्विस दे रहा है किसी कंपनी को, क्या उस केस में आरसीएम लगेगा? आंसर इज नो। और अगर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा तो इट मींस यहां पे हम क्रॉस मार देंगे, इस केस में आरसीएम नहीं है जी। उसके बाद सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू एसएनएसपी बैंक। मतलब अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंक को सर्विस देगा, हेलो इधर देखो ध्यान से, अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंक को सर्विस देगा, क्या उस केस में आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा। यस लगेगा। तो आरसीएम किस किस केस में लगेगा जी? पहले केस में लगेगा और फोर्थ केस में लगेगा। तो आंसर बनेगा फर्स्ट एंड फोर्थ।
तो पहला है 1 एंड 3 गलत है, 1 एंड 4 आंसर इज यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बनेगा जी बी। सही है, पक्का पक्का। अब जो कई बच्चों के डाउट्स आते हैं ना सर, लास्ट क्लास में भी कई बच्चों के डाउट्स थे और इतने गिरे गिरे डाउट्स थे ना, इतने गिरे गिरे डाउट्स थे, उससे मुझे लग रहा था कि आपने जीएसटी रिवाइज नहीं किया। और मैं दोबारा कह रहा हूं सर, अगर बिना जीएसटी की रिवीजन किए आप यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, आप मुझे गालियां देके जाओगे, मुझे भला बुरा बोलोगे, तो बेटर ये है कि पहले रिवीजन कर लो, क्योंकि सर ये क्वेश्चन रिवीजन के बाद ही सोल्व होंगे, रिवीजन से पहले सोल्व हो ही नहीं सकते जी। ठीक है जी। अब जिन्होंने रिवीजन की है बताओ, गिरा हुआ क्वेश्चन था उसमें बताना कौन कौन सी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर है, तो भैया पहली सर्विस कवर है, फोर्थ कवर है, ये दोनों सर्विस होंगी, ये दोनों आपकी आरसीएम में कवर नहीं होंगी, बस ये बात ध्यान दो जी। आगे बढ़े, पक्का पक्का। बाकी जो भी डाउट्स होंगे अभी बीच में मत पूछना, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन केस ऑफ जीटीए सर्विस टैक्स इज टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ, अपने आप बोल दो जी। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जीटीए के केस में दो केस होंगे, या तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या वो रिवर्स चार्ज लगेगा। क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा ही बता सकता है कि अगर जीटीए 5% वाला ऑप्शन लेगा फिर तो लगेगा रिवर्स चार्ज, और अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन लेगा फिर वो क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो उसने क्या बोला, किस केस में आरसीएम लगेगा वो पूछ रहा है, या किस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, किस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज उस केस में एप्लीकेबल होगा जिस केस में जीटीए 12% वाला रेट यूज करेगा, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा जी। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बोल दो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट मींस अगर जीएसटी 12% वाला ऑप्शन चूज करेगा तो उस केस में जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा, रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा जी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। सही है, पक्का पक्का, दोनों के दोनों सही है। और फिर फटाफट से क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का है जी। सीधो के बैठो, पहले सीधो के बैठो यार, मतलब अगर मैं लाइव नहीं आया तो आप ये हरकतें करोगे। मतलब कई बच्चे विष्णु भगवान का अवतार बन के बैठे हैं सर, उनका बस नहीं चल रहा, वो कह रहे सर एक मसाज वाला बुला दो, हमारी मसाज करवा दो, नालायक। इतना देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मुझे फटाफट से बोल देना जी, अगर टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस वाले केस में निकालना है और अगर रिवर्स चार्ज में निकालना है, तो मैंने कहा था 60 दिन के अंदर अगर पेमेंट आएगी तो पेमेंट डेट पीओटी बनेगा, और अगर 60 दिन में नहीं आएगी तो जहां 60 दिन खत्म होंगे उसे अगला दिन जो होगा वो पीओटी निकल के आएगा। तो एक बार चेक करना, सप्लाई ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज में पे हमारा पीओटी क्या बनेगा भैया, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया पेमेंट और 61st डे इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा ना वो हमारा पीओटी बनेगा जी। जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया एक बार सर्विस वाला रिवर्स चार्ज खोल लेना। आपको मैंने क्लास में नोट्स बनाए होंगे, अगर 60 दिन में पेमेंट आती है तो पेमेंट पीओटी बनता है, 60 दिन में नहीं आती 61st डे बनता है, तो फिर पीओटी क्या निकल के आ गया, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे विच एवर इज अर्लियर, ये उसी की बात कर रहे हैं जी। एक बच्चा कह रहा है भाई मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, ये सर बार बार कह रहे हैं 61st डे, बट या तो 60 दिन लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डे, मतलब 60 दिन से एकदम अगला दिन जो होगा तो वो 61st डे की बात कर रहे हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। क्लियर है जी, तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। और जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन। अपने आप बोल रहे हैं एनबीएफसी वाले केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है जी। देखो नॉर्मल केस में टाइम लिमिट क्या होगी, 30 दिन, बैंकिंग कंपनी वाले केस में या एनबीएफसी वाले केस में टाइम लिमिट क्या होगी, 45 दिन। तो उसमें क्या बोला कि एनबीएफसी वाले केस में टाइम लिमिट क्या होगी, दैट इज 45 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जी, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ अगर वो एनबीएफसी की बात नहीं करता, अगर वो नॉर्मल सर्विस की बात करता, उस केस में क्या लगते, फिर 30 दिन एप्लीकेबल होते, बस ये बात ध्यान देना। बड़े आगे पक्का पक्का आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने का, आग लगा रखी है बिल्कुल ही आपने, मैं कह रहा हूं आतंक मचा रखा है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस द इनवॉइस शैल बी इशूड। इसमें आप गलती पूरी करोगे जी। अगर किसी बच्चे को ध्यान आ रहा हो, क्लास में कॉन्सेप्ट हमने किया था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। हाँ मुझे पता था आप ये गलती करोगे। एक बच्चा कह रहा है भाई ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, याद करो जी। आपको मैंने कहा था कई बार हम गुड्स भेजते हैं अप्रूवल बेस के लिए भेजते हैं कि वो हमें अप्रूवल करके वापस देगा। अब याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपने कोई भी सामान भेजा अप्रूवल के लिए भेजा तो गवर्नमेंट कह रही है 60 दिन का वेट करेंगे। अगर 60 दिन में कंफर्मेशन आ गई तो जब कंफर्मेशन आई फिर तो वो पीओटी बन जाएगा।
और अगर कंफर्मेशन नहीं आई तो जहां 60 दिन खत्म होंगे ना, वो तुम्हारा पीओटी बनेगा, मतलब उस दिन तुम्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, अगर आपने गुड्स भेजा है सेंट ऑन अप्रूवल बेस पे, तो फिर क्या निकल के आएगा? इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एक तो डेट ऑफ सप्लाई, मतलब एक तो टाइम ऑफ सप्लाई, और जहां 60 दिन खत्म होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवरेज अर्लियर जो होगा, वहां पे इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। सर कसम लगे आपको माता रानी की, देख लो आज तो हमारे 1 लाख फैमिली के मेंबर्स हुए, आप एक बार दोबारा समझा दोगे? एक बार नहीं, 2 बार दोबारा समझा दूंगा। पहली बात तो ये समझो, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मान लो एक्स ने वाई को सामान भेजा। अब एक्स ने वाई को सामान बना के भेजा ना, तो वाई को एक्स ने बोला, मतलब एक्स ने वाई को बोला कि वाई इस सामान को ना अप्रूव करके भेज दे कि हाँ भाई ये सामान अप्रूव है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब ये अप्रूव करके देगा, या तो इनवॉइस वाई इशू करना पड़ेगा, या जब इसने सामान रिमूव किया होगा, मतलब जब ये सामान वाई को दिया होगा ना, वहां से 60 दिन काउंट कर लो, जहां 60 दिन खत्म हो रहे हैं वो दिन रख लो। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी ना, वो तुम्हारा पीओटी निकल के आ जाएगा। मतलब सिंपल सा फंडा ही निकल के आ रहा है कि भैया एक तो पॉइंट ऑफ सप्लाई मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवरेज अर्लियर, यहां आपको इनवॉइस काटना ही पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब जब उसने कंफर्म किया वो, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। 6 मंथ, मेरे ख्याल से मैं 60 डेज बोल रहा था ना, मेरे ख्याल से मैंने 60 दिन बोले, सॉरी मैं बार बार 60 दिन बोल रहा हूँ, 6 महीने आएगा, सॉरी। बच्चा कह रहा है सर आपको यार सुरूर चढ़ गया, आपको यार सुरूर चढ़ गया। मुझे क्या सुरूर चढ़ गया, नालायक को ऐसे कह रहे तो मेरे को हैंगओवर चढ़ गया। हद हो गई बिल्कुल ही। मतलब यार तुम भी कैसी कैसी बातें करते हो, वही अदरक पुदीने धनी ऐसी बातें करते हो तुम भी। सुरूर चढ़ गया, मैं बोलना 6 महीने चाह रहा था, हमने क्लास में 6 महीने पढ़ा था, मेरे मुंह से बार बार 60 दिन निकल रहा है। मेरे को ध्यान आ रहा है वो रिवर्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट जो सर्विस वाले केस में था, क्योंकि अभी हमने ऊपर वो 60 दिन वाला कॉन्सेप्ट ही पढ़ा ना, अभी हमने यहाँ पे 60 दिन वाला पढ़ा, दिमाग में वही घूम रहा है। ठीक है, तो याद करो सेंट ऑन अप्रूवल वाले केस में 6 महीने की टाइम लिमिट की थी, मतलब जहां पे आपने कंफर्मेशन दी वो, और जब सामान रिमूव हुआ वहां से 6 महीने काउंट कर लो। इनमें जो भी अर्लियर होगा ना, वहां पे इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। ये बात ध्यान दो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ना जी। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सप्लाई की है गुड्स की 5 लाख रुपए की, एडवांस रिसीव हुआ 1 अप्रैल को, इनवॉइस इशू किया 15 अप्रैल को, और सामान रिमूव किया 25 अप्रैल को। बताओ पीओटी बताओ जी। पहले तो मैं कोई बताओ, क्या गुड्स वाले केस में एडवांस चेक करते हैं? यार अगर आप आंसर नहीं दोगे ना तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और मुझे पता नहीं आपके हालात क्यों लग रहे हैं कि आप घर से रिवाइज नहीं करके आए। मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिना रिवीजन करके बैठ गए। सर इतना बता दो, गुड्स वाले केस में क्या कोई भी एडवांस चेक करते हैं? आंसर इज नो। बच्चा कह रहा है यस चेक करते हैं। सर एडवांस पेमेंट हम सर्विस वाले केस में चेक करते हैं, गुड्स वाले केस में तो चेक ही नहीं करते। गुड्स वाले केस में क्या पीओटी बनते हैं? जो इनवॉइस इशू करने की डेट होगी वो, और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। अब सोच के बोला एडवांस आए 1 अप्रैल को, ये डेट मेरे किसी काम की नहीं है, तो हम पीओटी कैसे निकालेंगे? 15 अप्रैल और 25 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 15 अप्रैल 2020। ये मेरा पीओटी आएगा। 6 का आंसर बनेगा जी बी, इसका आंसर ये बनेगा जी। हाँ, अगर यही सर्विस वाला केस होता, फिर एडवांस पेमेंट आई होती, फिर हमारा पीओटी एडवांस पेमेंट बन जाता। बस ये बात ध्यान दो। तो एक बार जाके नोट्स खोल लेना। गुड्स वाले केस में पीओटी निकालने का तरीका अलग होता है, सर्विस वाले केस में पीओटी निकालने का तरीका अलग होता है जी। ठीक है, तो भैया गुड्स वाले केस में, अच्छा बच्चा कहता है सर वो तो रिमूवल तब देखते हैं ना जब आपने कहा था सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, या सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उस केस में चेक करते हैं। याद करो मैंने क्लास में ये भी कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ऑलवेज आप एज्यूम करोगे सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। इनमें से अर्लियर क्या बनेगा? 15 अप्रैल, तो मेरा पीओटी 15 अप्रैल निकल के आ जाएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का आगे बढ़े? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर श्याम इज रिसीविंग लीगल सर्विस फ्रॉम ए लॉयर मिस्टर ज्ञान। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस एटसेट्रा इज एज फॉलोज। पहले तो बताओ, मिस्टर श्याम ने लीगल सर्विस ली है लॉयर से, तो अगर श्याम ने लीगल सर्विस लिया है लॉयर से, तो पहली बात ये काम रिवर्स चार्ज में कवर होगा जी।
मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे शोनू, मेरे बैंगनी, मेरे भिंडी, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि लॉयर की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती है। और अगर रिवर्स चार्ज में कवर होगी, हमें निकालना है पीओटी, तो पीओटी कैसे निकालेंगे? रिवर्स चार्ज वाला निकालेंगे। अब देखो, इनवॉइस इशू किया 15 अप्रैल 2020 को, पेमेंट आई 5 मई 2020 को, और आपने बुक्स में एंट्री पास किया है 1 मई 2020 को, तो इनमें से अर्लियर क्या है? 1 मई है। सर याद करो, डेट ऑफ पेमेंट में, डेट ऑफ पेमेंट क्या बनती है? जिस दिन आप बुक्स में एंट्री पास करोगे और जिस दिन बैंक में पेमेंट डेबिट होगी, विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट रिसीव हुई है 5 मई को और डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 मई को, तो इनमें से अर्लियर क्या बन गया? 1 मई। तो अगर इनमें से अर्लियर 1 मई बन गया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पीओटी क्या निकल के आएगा? सर क्या ये पेमेंट की डेट इनवॉइस के 60 दिन के अंदर है या नहीं है? यार मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या ये पेमेंट की डेट इनवॉइस के 60 दिन के अंदर है या नहीं है? यस है। और अगर इनवॉइस की डेट पेमेंट के 60 दिन के अंदर होगी तो फिर पेमेंट की डेट ही पीओटी बन जाएगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। कई बच्चे तो भाई साहब ऐसे माथा पकड़ के बैठे हैं, कह रहे हैं यार समझ ही नहीं आ रहा, ये तो दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था रिवाइज करके आना जी। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, लीगल सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज वाले केस में हम क्या चेक करते हैं कि भैया इनवॉइस के 60 दिन के अंदर पेमेंट आई नहीं आई। इनवॉइस आपका 15 अप्रैल को है, पेमेंट आपकी 1 मई को है, तो 15 अप्रैल से 1 मई क्या 60 दिन बन रहे हैं? नहीं बन रहे? यस बन रहे हैं। तो अगर पेमेंट अगर 60 दिन के अंदर है तो फिर पेमेंट की डेट पीओटी बनेगी ना। तो पेमेंट की डेट है क्या? 1 मई। तो हमारा पीओटी क्या बनेगा? 1 मई 2020, ये हमारा पीओटी बन जाएगा। तो ये मत कहना कि हर केस में रिवर्स चार्ज दिया होगा। कई बार क्वेश्चन पढ़ने से ही फील आ जाएगा कि ये रिवर्स चार्ज वाला क्वेश्चन है, इसमें पीओटी रिवर्स चार्ज वाला लगेगा जी। ठीक है। और रिवर्स चार्ज में क्या है? पेमेंट अगर 60 दिन में आ गई तो पेमेंट पीओटी बनेगा, और अगर नहीं आई फिर 61st डे। यहां पर पेमेंट 60 दिन में आ चुकी है तो फिर पेमेंट की डेट जो होगी वही पीओटी बन जाएगा, दैट इज 1 मई 2020, ये मेरा पीओटी बनेगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़े? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। What is the time of supply of goods liable to tax under reverse charge mechanism? अब बताओ जी, वो कह रहे हैं अगर रिवर्स चार्ज गुड्स वाले केस में है, उस केस में पीओटी क्या बनेगा? क्या सिंगल बच्चा भी, हेलो सीधो के बैठो भाई, बिल्कुल सीधो के बैठो, आपसे ही बात कर रहा हूं, हंसो मत, हंसना नहीं है, सीधो के बैठो, ओए गुस्सा कर दूंगा मैं। हाँ माय गॉड, सीधो के बैठो बिल्कुल। एक बात मैंने सोच के बोलना रही, अब अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है और वो रिवर्स चार्ज में कवर है तो पीओटी क्या निकल जाएगा? जिस दिन हम गुड्स रिसीव करेंगे वो, जब पेमेंट होगी वो, और फिर जहां पे 30 दिन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां पे 30 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा मतलब 31st डे, वो आपका पीओटी निकल के आएगा। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो गया, डेट ऑफ पेमेंट हो गया, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इनमें से जो अर्लियर होगा वो पीओटी बनेगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 8th का बनेगा जी डी। सर्विस वाले केस में 60 दिन चेक करते हैं, गुड्स वाले केस में 30 दिन चेक करते हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विच रिस्पेक्ट टू वाउचर इज आइडेंटिफिएबल? सर इससे गिरा हुआ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये मैं क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा जी ना, मैं नहीं कराऊंगा सर, आप मुझे आंसर दो चैट बॉक्स के अंदर फटाफट जी। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है, पूरी फैमिली से क्वेश्चन है जी, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो पीओटी क्या निकल के आएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है, फिर जिस दिन वाउचर रिडीम हुए होंगे वो दिन जो होगा वो पीओटी निकल जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो उसने कहा वाउचर जो है आइडेंटिफिएबल है, तो जिस दिन वाउचर इशू होंगे वो पीओटी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना चाहिए। पक्का पक्का सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही ना? अब जिन बच्चों ने रिवीजन की है उनको सिंपल ही लग रहे होंगे जी। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू कर दिया, आंसर देना जी। अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू कर दिया तो पीओटी क्या निकल जाएगा? बताओ यार, अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया तो फिर पीओटी क्या निकल जाएगा? अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर जो होगा वो पीओटी निकल के आएगा। और मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ये बोल दे अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया तो क्या होगा? यार हिमांशी, रक्षिता, अंजलि, पुष्पांजलि, कनिका, कनक, सारे बच्चे मेरे सामने बैठे, मुझे कोई तो आंसर दो। अगर इनवॉइस आपने सही टाइम पर इशू नहीं किया तो फिर पीओटी क्या कहा? फिर पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर अर्लियर। बट उसने क्या बोला? इनवॉइस आपने सही टाइम पे इशू कर दिया तो फिर पीओटी आएगा। इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर जो होगा वो पीओटी आ जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जी। 11 है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सर्विस आर रिसीव फ्रॉम एन
एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब आपने बोल दो जी, एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या है? अगर आपने ट्रांजेक्शन किया इंटरनेशनल लेवल पर और ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में है, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर ट्रांजेक्शन आपने इंडिया से बाहर की है और जिससे आपने की है वो तुम्हारा रिलेटेड पार्टी है, उस केस में पीओटी क्या निकलेगा? याद करो मैंने क्लास में कहा था, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाले केस में जिस दिन बुक्स में डेबिट करोगे, मतलब जिस दिन बुक्स में एंट्री पास करोगे और डेबिट होगा विच एवर चल रही है। एक बार देखो जी, डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट जो होगी विच एवर इज अर्लियर जो होगा जी, ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तुमने फटाफट से बोल दो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, हेलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले केस में पीओटी क्या बनेगा, तो फिर क्या लिखोगे? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जब पेमेंट रिसीव हुई, इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो पीओटी बनेगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। 12 बहुत ध्यान से करना जी। मिस्टर एक्स सप्लाई गुड्स ऑन 10 अगस्त 2020, ठीक है, और इनवॉइस इशू किया 8 अगस्त 2020 को, बहुत बढ़िया किया जी। बट पेमेंट रिसीव हुई आफ्टर 6 मंथ एंड मिस्टर एक्स रिसीव इंटरेस्ट 10,000 ऑन 10th मार्च 2021 इन केस टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द इंटरेस्ट रिसीव शैल बी। पहले तो बताओ, क्या वो सारी वैल्यू पर पीओटी मांग रहे हैं? आंसर इज नो। वो ये कह रहे हैं पेमेंट करने में डिले किया, और जब पेमेंट करने में डिले किया तो उसलिए 10,000 जो है ना, 10,000 का इंटरेस्ट लग गया जी, और इंटरेस्ट वो रिसीव हुआ 10 मार्च 21 को। तो मेरी पूरी फैमिली जानती है कि अगर आपने जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव किया होगा, एक बार दोबारा से, आपने जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव किया होगा वो दिन जो होगा ना, वही दिन तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। यार मेरे बाबू, मेरे नोनू शोनू, मेरे प्याज कलर के बच्चे से देखो, बिल्कुल याद करो, पीओटी वाले चैप्टर में एक सेक्शन आपने 13 किया होगा, एक सेक्शन आपने 12 किया होगा। अब 13(6) और 12(6) में एक पॉइंट मैंने लिखा थी कि अगर एडिशनल कंसीडरेशन रिसीव होता है, मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, तो जिस दिन वो रिसीव करोगे ना वो दिन तुम्हारा पीओटी आ जाएगा। तो भाई साहब उसने इंटरेस्ट रिसीव कब की है? 10 मार्च को, तो मेरा पीओटी क्या बनेगा? 10 मार्च 21, तो पीओटी बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर वाकई सर सही, झूठ नहीं बोल रहे। आ जा रहा है क्वेश्चन करने का मजा, आ रहा है ना? बस ये लगा लो, ऐसे ऐसे ही हमें डेली क्वेश्चन करने हैं, कॉन्फिडेंस हमें अपना ऊपर लेके जाना है जी। और मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो टेस्ट पेपर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार करना है। अगर क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं, हमने तो कम से कम 2 से 3 बार करने हैं। और ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है और मुझसे ज्यादा एग्जामिनर के फेवरेट एग्जाम में कई बार बन चुके हैं जी। तो जीएसटी में किसी भी तरह का रिस्क मुझे बर्दाश्त नहीं है। रिवीजन बढ़िया होनी चाहिए, बाद में प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए जी। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मिस्टर एक्स हैज रेंडर्ड सर्विस ऑन 10 सितंबर 2020, बहुत अच्छी बात है जी। इनवॉइस इशू किया 28 दिसंबर 2020, बहुत बढ़िया जी। और पेमेंट मिली 3 अक्टूबर 2020 को, पीओटी बता दो जी। पहले तो बताओ, क्या इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू किया? नहीं किया। अच्छा, यहां पे आपकी सर्विस रेंडर्ड मतलब कंप्लीशन यहां पर है और पेमेंट आपकी 3 अक्टूबर को है। अर्लियर क्या बनेगा? 10 सितंबर। क्या इसके 30 दिन में इनवॉइस इशू है या नहीं है? यार बता दो यार, अगर 10 सितंबर है और 28 दिसंबर है, क्या उसके 30 दिन में इनवॉइस इशू है या नहीं है? इधर देखो ध्यान से नालायक को, 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर, फिर 10 नवंबर से लेके 10 दिसंबर, तो क्या 30 दिन में इनवॉइस इशू है? आंसर इज नो। और अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं है, फिर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन इनमें से जो अर्लियर होगा वो पीओटी बनेगा जी। अब मुझे फटाफट से बोल दो जी, पेमेंट मिली है 3 अक्टूबर को और सर्विस कंप्लीट हुई थी 10 सितंबर को, तो फिर पीओटी क्या बनेगा? 10 सितंबर तुम्हारा पीओटी बनेगा जी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है यार 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 रिवीजन तो करनी पड़ेगी, बिना रिवीजन की कुछ नहीं होगा सर। मैं दोबारा कह रहा हूं, बिना रिवीजन की कुछ नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सारे उन्हीं बच्चों को ध्यान होंगे जिन्होंने अभी थोड़े मतलब घर से पढ़कर आए हैं या उन्होंने पहले रिवीजन अच्छे ढंग से की हुई है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार दोबारा बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, अगर इनवॉइस विद इन टाइम हो गया फिर तो पीओटी इनवॉइस पेमेंट अर्लियर, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं होता फिर पीओटी पेमेंट कंप्लीशन अर्लियर। इस क्वेश्चन में क्या है? इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं हो रहा, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं है तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन अर्लियर, और इस क्वेश्चन में कंप्लीशन सबसे पहले है, इसलिए वही मेरा पीओटी बनेगा 10 सितंबर 2020, ये मेरा पीओटी बन जाएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़े? यस सर जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। मिस्टर एक्स रेंडर्ड सर्विस 10 सितंबर 2020, इनवॉइस इशू किया 7 अक्टूबर 2020 को, मतलब इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू कर दिया और पेमेंट मिली है 6 अक्टूबर 2020 को। अब मुझे फटाफट से बोल दो जी,
अगर पेमेंट मिली है 6 अक्टूबर को तो भैया पेमेंट है 6 को, इनवॉइस है 7 अक्टूबर को, और इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू कर दिया। इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू कर दिया, और अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू किया तो फिर पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे फटाफट से बोल दो, इनवॉइस कब है 7 अक्टूबर, पेमेंट कब है 6 अक्टूबर, तो फिर मेरा पीओटी क्या आएगा 6 अक्टूबर मेरा पीओटी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी। शाबाश शाबाश शाबाश, बस 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 15-16 क्वेश्चन और बचे हैं सर, सिर्फ 15-16 क्वेश्चन और बचे हैं। जो 7 आपने मेरा अभी आधे घंटे का दिया है, ऐसे ही 20 से 25 मिनट मेरे साथ और बने रहो, इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर देंगे जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार दोबारा बोल दूं, एक बार दोबारा सुन लो सर। इनवॉइस आपका सर्विस कंप्लीट हुई 10 सितंबर को, पेमेंट आई 6 अक्टूबर को, अर्लियर क्या बनेगा 10 सितंबर, उसके 30 दिन में आपने इनवॉइस इशू कर दिया। अब अगर 30 दिन में आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, तो पेमेंट यहां पर पहले है, इसलिए पेमेंट हमारी पीओटी बन गई, दैट इज 6 अक्टूबर 2020। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, आगे चलो जी। क्वेश्चन नंबर 15 इसको मार्क कर लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार बन चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखना जी। मिस्टर एक्स हैज टेकन एडवांस 30,000 ऑन 1 जनवरी 21, बहुत अच्छी बात है, और सर्विस रेंडर की गई है, और सर्विस रेंडर की गई है 10 जनवरी 2021। उसका इनवॉइस इशू हुआ 12 जनवरी 21 को, और बैलेंस अमाउंट 70,000 का है, वो आपने पे किया 31 जनवरी 2021 को। पहले तो मुझे बताओ सर, पहले मुझे बताओ टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए की थी उस, नहीं सॉरी 1 लाख रुपए की नहीं, टोटल वैल्यू जो थी वो 1.5 लाख रुपए की थी। एक बच्चा कह रहा है भाई सर पगला तो नहीं गए, एक मिनट रुकना, वैल्यू 30,000 है ना, अच्छा हाँ, टोटल वैल्यू जो थी वो 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए की थी, क्योंकि 30 है और 70 है। एक बच्चा कह रहा है यार सर पगला तो नहीं गए, मैंने कहा क्यों? कह रहा सर हमने पीओटी निकाल तो दिया, आपने पीओटी निकाल दिया, मैं समझाना क्या चाहता हूं वो सुनो ध्यान से। इस 1 लाख में से आपने 25,000 एडवांस पे कर दिया, और अगर 25,000 पे एडवांस पे कर दिया तो सोच के बोला पेमेंट आ चुकी है। और गवर्नमेंट ये बात करेगी जब एडवांस पेमेंट की होगी सर्विस वाले केस में, तो जहां एडवांस पेमेंट होगी वही पीओटी निकल के आएगा उसका। तो साहब 25,000 पे जो एडवांस, सॉरी 30,000 पे की जो एडवांस पेमेंट की है उसका पीओटी आपका एडवांस पेमेंट की डेट बनेगी, दैट इज 1 जनवरी। और जो 70,000 है उसका पीओटी नॉर्मल निकाल लो। अब सोच के बोलना, सर्विस यहां पे सर्विस कंप्लीट हुई है 10 जनवरी को, इनवॉइस 12 जनवरी को है, और पेमेंट है 31 जनवरी को, तो अर्लियर क्या बनेगा 10 जनवरी, उसके 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है। सोच के बोला हेलो भैया अंकल इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अब 10 जनवरी है, 30 दिन में इनवॉइस है या नहीं है? यस है, क्योंकि 12 जनवरी को है, मतलब 2 दिन के अंदर है। और अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज होगा तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस यहां पे सबसे पहले है 12 जनवरी को, तो भैया पीओटी बनेगा 12 जनवरी, मतलब 30,000 रुपए के लिए बनेगा 1 जनवरी, और 70,000 के लिए बनेगा 12 जनवरी। तो ये 2 पीओटी निकल के आएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का। बच्चा कह रहा है सर मजे का तो पता नहीं, यह दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं कि वाकई लग रहा है कि रिवीजन करने के बाद ही पेपर सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था सर, इसमें जो एडवांस पेमेंट आई उसका पीओटी तभी बन गया, और जो बाद में पेमेंट आई उसका पीओटी निकालना पड़ा, उसके बेस पे पीओटी आपके 2 पीओटी निकल के आए। एडवांस पेमेंट वाले का आपका 1 जनवरी आ गया, और जो 70,000 की बैलेंस पेमेंट है उसका पीओटी बन गया आपका 12 जनवरी, ये पीओटी निकल के आ गया जी। ठीक है, आगे आओ जी। अब ये तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 इज, बताओ जी वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 इज क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये तो बेकार की बातें हैं। उसमें नहीं एनी वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, बताओ जी वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा? हेलो, याद करो वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबसिम नहीं हुआ ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐसी कोई पेमेंट जो सप्लायर के बिहाफ पर रिसीवर पे कर रहा है ऐड कर देंगे। इंसिडेंटल खर्चे ऐड करके चलेंगे, लेट फीस इंटरेस्ट एटसेट्रा ऐड करके चलेंगे, और ऐसी कोई सब्सिडी जो अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी होगी वो भी ऐड कर देंगे। ये सारी वैल्यू हम ऐड करके दिखाएंगे। उसने मुझसे मांगा क्या है कि सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा जी, तो या नॉन जीएसटी टैक्स, ड्यूटी, सेस बिल्कुल आएंगे, इंटरेस्ट लेट फीस आएंगे, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट यस आएगी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू ही, ये सारी के सारे अमाउंट जो होंगे वो सब वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। रीजनिंग 15(2) में इंक्लूजन में ये सारे पॉइंट कवर होते हैं जी। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताना, ये सामने बच्चे हंस रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सर समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। झूठ मत बोलना, दिल पे हाथ रख के आज तो कसम खा के बोल दो,
आपको मेरी बातें समझ में आती भी हैं या वैसे आके बैठ जाते हो? मतलब कहीं होता है ना, हे सर एक बार विवेक सर की क्लास अटेंड करनी है चाहे समझ में आए या ना, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब मेरे को ये होना चाहिए कि अगर मैं पूरी जान लगा रहा हूं तो मेरी फैमिली का बच्चा ही पूरी जान लगा रहा है। सर मैं आपका सिंगल सेशन वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता टाइम बहुत कम पड़ा है, बहुत कम टाइम है और प्रैक्टिस हमें दबा के करनी है, तब जाके पेपर सोल्व होगा जी। तो अगर सिंसियर होकर बच्चा पढ़ेगा तो जबरदस्त दिखा दूंगा, एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर बेकार की बातें करके पढ़ रहे हो तो फिर जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो कोई फायदा नहीं होगा जी। ठीक है जी, आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ जी। Which of the following shall not be included in the value of supply? अब इस गिरव क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूं जी, बताओ। कह रहे हैं इनमें से कौन सी वैल्यू में ऐड नहीं होगी? तो भैया सबसे पहला जीएसटी का भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। रीजन बिंग क्योंकि जीएसटी का आईटीसी क्लेम करते हो, इसलिए ये आपकी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बन गया आंसर नंबर ए। 19 पे आओ जी। ABC has imported certain goods 2 lakh and paid custom duty 30,000 in case IGST shall be charged on। अब वो कह रहे नहीं आपने कोई सामान इंपोर्ट किया 2,000 रुपए का, उस पे कस्टम ड्यूटी 30,000 रुपए की पेगी, तो अब जीएसटी किस वैल्यू पे एप्लीकेबल करो? पहले तो मेरे को ये बताओ सर, जब भी आप वैल्यू निकालते हो, अब मुझे ना खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि सामने नालायक बच्चे हैं, वो पूरी सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अंकल आंटी से दरखास्त करूंगा कि जो कोई लेटे मेरी तरफ से आप उन्हें चांटा तो मत मारना कहीं बोल। एक अंकल कहते उठो उठ, मारो तेरे चांटा, नालायक यहाँ पे पढ़ने के लिए सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लेटा हुआ है नालायक बच्चा। अंकल चांटा मत मारो, गुस्सा मत हो, वैसे प्यार से उठा के बिठा दो, कोई बात नहीं, बच्चा है। हाँ अंकल कह रहे हाँ बेटे भिंडी कलर का बच्चा है। इधर देखो ध्यान से जी, चलो अब इधर सुना ध्यान से। एक बात मैंने सोच के बताओ, आपने कोई भी सामान इंपोर्ट किया तो मैंने कहा था वो सारे टैक्स ऐड करोगे जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। तो क्या कस्टम ड्यूटी जीएसटी में सबस्यूम हो चुकी है? आंसर इज नो। तो क्या ये वैल्यू में ऐड होगी नहीं होगी? यस होगी। आपको मैंने पहले बताया था इसका आईटीसी नहीं मिलता, और अगर आईटीसी नहीं मिलता हमें वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी। तो वैल्यू जो बनेगी 2,30,000 वैल्यू बनेगी जी जीएसटी लगाने के लिए। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर होगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन तारी, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। एबीसी लिमिटेड सोल्ड सर्टेन गुड्स 2 लाख रुपए के, 10,000 रुपए पैकिंग चार्जेस है, ये ऐड करेंगे। 10,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ऐड करेंगे। 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन, ये भी ऐड करेंगे। तो बताओ वैल्यू क्या आएगी? यार मैं इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या करूं बताओ। मतलब सर 15 में जो जो इंक्लूड्स होते हैं वो सारे दिए हुए हैं, तो वैल्यू निकल गई 2,30,000 रुपए आपकी वैल्यू आएगी जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ जी। 21 बहुत ध्यान से पढ़ना जी। हेलो इधर देखो ध्यान से, 21 बहुत ध्यान से पढ़ना। एबीसी लिमिटेड सोल्ड सर्टेन गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड चार्ज 3,000 फॉर पैकिंग, ये ऐड करेंगे। 5,000 फॉर वेटमेंट, ये भी ऐड करेंगे। एंड बायर हैज ऑल्सो पेड 1 लाख टू XYZ लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी। मतलब सेलर के बिहाफ पर बायर ने पेमेंट की। हेलो इधर देखो ध्यान से, सेलर के बिहाफ पर बायर ने पेमेंट की, तो क्या वो वैल्यू ऐड करेंगे नहीं करेंगे? यस ऐड करेंगे। तो भाई साहब 2 लाख रुपए ये हो गए, 1 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए हो गए और 8,000 रुपए हो गए। टोटल 3,08,000 रुपए की वैल्यू निकल के आ गई जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर आएगा जी। बताओ, सो सिंपल, सो इजी, गिरे गिरे क्वेश्चन है। अगर प्रोविजन क्लियर है तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार दोबारा बोल रहा हूं, 2 लाख रुपए, 3,000 रुपए पैकिंग ऐड कर दिया, 5,000 वेटमेंट हो गया, 1,000 रुपए ऐसा खर्चा जो बायर के बिहाफ पर, सॉरी बायर ने पे किया सेलर के बिहाफ पर, वो भी ऐड करेंगे। वैल्यू हो गई 3,08,000 रुपए जी। आगे देखो जी अगला क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान से पढ़ना जी। एबीसी लिमिटेड सोल्ड सर्टेन गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड चार्ज के 3,000 पैकिंग ऐड करेंगे, 5,000 रुपए वेटमेंट ऐड करेंगे, 1 लाख रुपए ऐसा खर्चा जो बायर ने पे किया सेलर के बिहाफ पर ऐड करेंगे। तो वैल्यू आ गई 3,08,000 रुपए, भी तो सेम आ गई। बट वो कह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने 10% डिस्काउंट दिया 2 लाख रुपए के ऊपर एट द टाइम ऑफ सेल। अब अगर 10% डिस्काउंट दिया तो 20,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो अगर 3,08,000 में से 20,000 माइनस कर दूंगा जी, तो बैलेंस आएगा 2,88,000। ये वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 22 का बनेगा जी सी। 22 का कितना बनेगा? जल्दी बोलो यार फटाफट से। 22 का कितना बनेगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 22 का बनेगा जी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज पेबल बाय द रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन। बताओ इसमें कौन से केस रिवर्स चार्ज में कवर होंगे? मतलब किस पे रिसीवर जीएसटी पे करेगा? स्पॉन्सरशिप, यस, ये आरसीआई में कवर है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, नहीं जी,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय पैसेंजर बाय एयर, नहीं जी, तो ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ यही सर्विस ऐसी होगी जो आरसीएम में कवर होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है यार भाई एक बात बता, गोभी कलर के बच्चे एक बात बता, वो कह रहा हाँ भिंडी कलर के बच्चे क्या हुआ तुझे, कह रहा यार गोभी कलर के बच्चे एक बात बता, सर ने कहा था ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो रिवर्स चार्ज में। अब दूसरा बच्चा कह रहा है कि भाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है ना वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस कवर है, मतलब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन अगर बाय रोड करोगे फिर रिवर्स चार्ज लगेगा, बाय रेल और बाय एयर वाले केस में कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं है। तो इन दोनों केस में कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं है, इस वाले केस में रिवर्स चार्ज है, 23 का बनेगा जी डी ए। उसके बाद देखो जी, इनमें से किस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा जी, जल्दी बोलो, इनमें से किस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस एबीसी लिमिटेड किसको दे रहा है, एक्सवाईजेड लिमिटेड को, मतलब कंपनी को दी जा रही है, तो आरसीएम लगेगा, यस लगेगा। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस इंडिविजुअल को दी जा रही है तो क्या इंडिविजुअल या एचएफ को क्या आरसीएम लगेगा, नहीं लगेगा। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस कंपनी को दी जा रही है, यस आरसीएम लगेगा। तो भैया ऑप्शन नंबर बी, मतलब 24 का ऑप्शन नंबर बी, इस केस में कोई भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। याद करो, स्पॉन्सरशिप की सर्विस, एक बार दोबारा बोलो, स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को देंगे उस केस में आरसीएम लगेगा, उसको छोड़ के किसी को भी देंगे उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा जी। तो भैया सामने कौन है, 1 एचयूएफ है, उस केस में कोई भी आरसीएम की बातें नहीं होंगी, तो यहां पे क्रॉस हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 25 पे आओ जी, 25 को ध्यान से पढ़ना जी। 25, हेलो इधर देखो ध्यान से, बस 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 हो गया 10 क्वेश्चन रह गए, सिर्फ 10 क्वेश्चन रह गए जी। आओ जी, इन विच केस रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, इनमें से किस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, बताना जी एक बार। जीटीए ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड कंसाइनर एबीसी लिमिटेड एंड कंसाइनी एक्सवाईजेड लिमिटेड एंड फ्रेट पेबल बाय एबीसी लिमिटेड, क्या इस केस में रिवर्स चार्ज है, बिल्कुल है जी। जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कंसाइनर मिस्टर ए कंसाइनी एक्सवाईजेड लिमिटेड एंड फ्रेट पेबल बाय एक्सवाईजेड लिमिटेड, क्या इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जीटीए ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड कंसाइनर ए एंड कंसाइनी बी है एंड फ्रेट पेबल बाय मिस्टर ए और मिस्टर ए इज नॉट रजिस्टर्ड बट मिस्टर बी इज रजिस्टर्ड। अब सर एक बात सोच के बोलना, अगर मिस्टर ए ने फ्रेट पे की है तो जिसने भाड़ा पे किया होगा, जो भाड़ा पे करने वाला होगा वो क्या बन गया, रिसीवर बन गया। और रिसीवर क्या है, वो कह रहे हैं अनरजिस्टर्ड है जी, मतलब मिस्टर बी जो है वो रजिस्टर्ड है, मिस्टर ए जिसने फ्रेट पे की है वो क्या अनरजिस्टर्ड है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को क्लास ध्यान आ रही है, एक बार जीटीए वाली सर्विस खोल के देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर जीटीए की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है उस केस में आरसीएम लगेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड को दी गई है तो वो जीटीए की सर्विस एग्जम्प्ट होती है। हाँ, कुछ स्पेसिफाइड केस ऐसे हैं जहां पे आरसीएम है, बट उनकी बात यहां पे हो ही नहीं रही। तो मेनली बस ये ध्यान रखना कि अगर जीटीए की सर्विस, हेलो इधर देखो ध्यान से भैया, इधर अगर जीटीए की सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, अगर जीटीए की सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, उस केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी की बात नहीं होगी, वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी। तो उसने मुझसे क्या पूछा कि आरसीएम कहां नहीं लगेगा, तो भैया ऑप्शन नंबर सी, इस केस में कोई भी आरसीएम नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे 26 पे आओ जी। लो, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दिया, अब बताओ, कह रहे हैं इसमें से कौन सा पैराग्राफ सही है, इसमें से कौन सा पैराग्राफ सही है, पढ़ो जी। विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस, मैं दोबारा बोलूंगा जी, एनी टैक्सेबल सर्विस provided or agree to be provided by any person who is located in the non taxable territory and received by any person located in the taxable territory। बताओ ये तो पहला ही सही हो गया, ये तो पहला ही सही हो गया। तो अगर पहला ही सही हो गया, एक बार चेक कर लो, रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटी दिस। अच्छा, एनी नॉन टैक्सेबल सर्विस, नहीं यहाँ पे टैक्सेबल सर्विस आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड एनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, गलत हो गया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। नहीं, याद करो, रिवर्स चार्ज की पहले पॉइंट के अंदर लिखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस मींस अगर कोई पर्सन एंटिटी में रहता है, वो सर्विस दे रहा है किसी टैक्सेबल टेरिटरी वाले को, उस केस में आरसीएम लगेगा। तो उसने क्या बोला, इनमें से किस केस में आरसीएम लगेगा, तो ओनली 1 इज करेक्ट, मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वही स्टेटमेंट सच्ची है, बाकी सारी झूठी है। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट जो है वही स्टेटमेंट सच्ची है, बाकी सारी झूठी है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए।
कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया जी। उसके बाद 27 आओ जी। विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। देखो जी, रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इफ स्पॉन्सरशिप सर्विस हैव बीन प्रोवाइडेड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल स्टेटमेंट जबरदस्त सच है, बिल्कुल सच है जी। रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इफ स्पॉन्सरशिप सर्विस हैव बीन प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन, नहीं जी नहीं, सिर्फ किसको, पार्टनरशिप फर्म, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देंगे उस केस में आरसीएम लगेगा बस। उसके बाद जी, अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी गई है किसको, इंडिविजुअल को, नहीं लगेगा, एचएफ को नहीं लगेगा, तो किस केस में आरसीएम लगेगा, सिर्फ पहले ही केस में आरसीएम लगेगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, इस केस में ही आरसीएम है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जी। अब आरसीएम ने दिमाग हिला रखा है ना सर, जीएसटी में आरसीएम ही सबसे मेन है। और आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार आरसीएम की लिस्ट जाके पढ़ लेना सर। मैंने 35 घंटे की जो जीएसटी की रिवीजन क्लास डाली है उसमें आरसीएम को मैंने याद करवाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। और अगर आपने वहां पे ध्यान से पढ़ा होगा, क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी कहा था कि बिना बात के आप डिमोटिवेट हो जाओगे जी। अभी भी टाइम है, रिवर्स चार्ज वाला टॉपिक अच्छे से याद कर लेना कि कौन कौन सी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती है, ठीक है जी। आगे आओ जी, 28 पे आओ जी, 28 पे आओ। कह रहे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची नहीं है, इसमें कह रहे कौन सी स्टेटमेंट सच्ची नहीं है, मतलब झूठी कौन सी है, झूठी। रिवर्स आर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस, ये तो बिल्कुल सही है जी। रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग और एनबीएफसी, बिल्कुल सही है। रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबरदस्त सही है। रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय डायरेक्टर टू एनी पार्टनरशिप फर्म, भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है सर। अगर डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देगा उस केस में आरसीएम लगेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देगा उस केस में आरसीएम लगेगा। पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है उस केस में कोई भी आरसीएम नहीं है जी। तो भैया इस केस में कोई भी आरसीएम की बातें नहीं होंगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसने बोला कहां स्टेटमेंट झूठ बोल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये स्टेटमेंट झूठ बोल रही है जी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ जी। The time of supply of service in case of reverse charge shall be earliest of the following case। अब अपने आप बोल दो नहीं, सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज में कितने दिन हम चेक करते हैं, 60 दिन चेक करते हैं, तो अपने आप ही बोल दो 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से अर्लियर होगा जी, ठीक है। एक तो डेट ऑफ पेमेंट, और जहां 60 दिन खत्म हो रहे हैं उससे अगला दिन विच एवरेज अर्लियर, तो 60 दिन की बात होती है। क्या कह रहे हो मालविका? हाँ आपसे ही बोल रहा हूं, हंसो मत नालायक, सीधे मेरे को बताओ क्या कह रहे हो। 30 दिन कहां चेक करते हैं, 30 दिन तो गुड्स वाले केस में चेक करते हैं ना सर। यार ऐसी बातें मत करो, गुड्स वाले केस में जब रिवर्स चार्ज वाला टॉपिक होता है वहां पे 30 दिन की बात होती है, और सर्विस वाले केस में 60 दिन की बात होती है। तो सर्विस वाले केस की बात की है तो 60 दिन की बात होगी, 30 दिन की बात नहीं होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। आओ जी क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ जी। कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। आओ जी, A registered person who is liable to pay tax under reverse charge shall issue an invoice in respect of goods or service received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service, बिल्कुल सही बोल रहा है जी। बच्चा कह रहा है आप कह रहे हो ना सही बोल रहे हैं, हमें तो 1% समझ नहीं आया, ये पता क्या कह रहा है। इसने बोला कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। सर एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी है, हेलो इधर देखो ध्यान से, बस 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 5 क्वेश्चन की बात हो रहा है, सिर्फ 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर छुट्टी कर देंगे पक्का। सिर्फ 5-10 मिनट इधर देख लो सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इधर मत देखो, इधर देखो, इधर इधर खाना पीना खा लिया ना, आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए, इधर देखना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी है और ये सर्विस मान लो 9(3) में कवर है, अच्छा 9(3) में कवर तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज, और अगर रिवर्स चार्ज लगेगा तो जीएसटी कौन पे करेगा, रिसीवर पे करेगा। अब क्या इस केस में ये पर्सन इनवॉइस काट सकता है? सर जो सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है क्या उस केस में वो इनवॉइस काटेगा? आंसर इस दो। और याद करो मैंने क्लास में कहा था कि रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर सेल्फ इनवॉइस भी काट सकता है। रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर जो जीएसटी पे करने वाला है वो सेल्फ इनवॉइस भी काट सकता है, प्रोवाइडेड कि जिसने उसने सर्विस ली है वो पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड था। सर नहीं आ रही बात समझ,
नहीं सर, नहीं 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 सर, आगे मत बढ़ जाना, पाप लगेगा आपको, आगे नहीं बढ़ रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक बात मुझे सोच के बताओ जी, ये जो है मान लो मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सर्विस दी और मिस्टर एक्स मान लो अनरजिस्टर्ड है और ये सर्विस आरसीएम में कवर है, तो एक्स जीएसटी सॉरी वाई जीएसटी पे करेगा। अब अगर वाई जीएसटी पे करेगा, अगर एक्स रजिस्टर्ड होता तो एक्स वाई को इनवॉइस इशू कर देता, बट जब एक्स ही अनरजिस्टर्ड है फिर इनवॉइस कौन इशू करेगा? तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में रिसीवर भी सेल्फ इनवॉइस इशू कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक कंडीशन ध्यान रखना कि उस केस में सप्लायर जो था वो अनरजिस्टर्ड था, मतलब वो इनवॉइस नहीं इशू कर सकता था, इसलिए तुमने इनवॉइस इशू किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ऑप्शन नंबर ए में यही बात लिखी है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी शैल इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, बट कब? सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, बाकी आप 3 पॉइंट पढ़ोगे, तीनों पॉइंट पढ़ लेना, ये तीनों ही गलत हैं जी, ये तीनों ही गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तीसरे का आंसर बनेगा जी ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी कोई डाउट्स होंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपके डाउट्स में ले लूंगा जी। और वीडियो खत्म होने के बाद सबने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, चाहे नंबर कितने ही कम क्यों ना हो। मैं सही कह रहा हूं सर, घबराना मत कि हाय सर क्या समझेंगे, मैं कह रहा हूं ऐसे ही तैसे करा गए सर, ऐसे तैसे करा गए बच्चे, हमें देखना है कि हमारे कितने नंबर है, मैं चेक करूंगा कितनी परफॉर्मेंस आपकी आई है, चाहे बहुत कम नंबर ही क्यों ना हो, तो भी घबराना मत, क्योंकि मेहनत हमें करनी है। ठीक है, तो हर बच्चा वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डालेगा कि 35 में से कितने नंबर आपके आए हैं जी। 31 पे आओ जी। अब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है जी। 31, ए सर्विस रिसीवर हैज बीन रिसीव इनवॉइस डेटेड 29 जून 20 या 20 कर लो, एंड द मेड पेमेंट है 10 अगस्त 2020 और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है इन केस टाइम ऑफ सप्लाई। अब आपने बोल दो जी, सर्विस वाले केस में अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई, नहीं यार ये बात समझ सर, सर्विस वाले केस में अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई तो फिर पेमेंट पीओटी बनेगी, और अगर 60 दिन में नहीं आई तो जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा फिर वो पीओटी बनेगा। तो आपने बोल दो इनवॉइस कब इशू किया? 29 जून 20 को। पेमेंट कब आई है? 10 अगस्त को। तो 29 जून का मतलब 29 जुलाई, 29 अगस्त, तो पेमेंट आ गई 10 अगस्त को, तो भैया विद इन 60 डेज पेमेंट आ गई है, तो पेमेंट हमारी पीओटी बन जाएगी 10 अगस्त 2020, ये मेरा पीओटी बनेगा ऑप्शन नंबर सी जी। नहीं यार ये बात समझ यार, एक तो ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप रिवीजन करके आए हो क्या करके आए हो। एक बात बताओ मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे शोनू, मेरे अदरक, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, यहाँ पे 29 जून को आपने इनवॉइस काटा, यहां से ये 10 अगस्त को आपको मिली है पेमेंट, तो क्या यहां से 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ रही है नहीं आ रही? सर 60 दिन चेक कहां से करेंगे? इनवॉइस से ना, तो क्या 60 दिन में पेमेंट आ रही है नहीं आ रही? यस आ रही है। तो अगर 60 दिन में आ रही है तो फिर जो पेमेंट की डेट होगी वही पीओटी बन जाएगा। तो पेमेंट हमारी क्या है? 10 अगस्त है, तो पेमेंट हमारी बन गई 10 अगस्त, ये हमारा पीओटी बन गया जी। ओके आगे देखो जी। अब यहां पे सर्विस रिसीव आपने की है जी, इनवॉइस इशू किया है 1 जून 20 को, यहां पे 20 कर लेना, और पेमेंट आई है 10 अगस्त 20 को। अब यहां पे कमाल की बात देखो, यहां पे 60 दिन में पेमेंट नहीं आई, दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे 60 दिन में पेमेंट नहीं आई, और जहां 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आई होगी तो जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा फिर वो पीओटी आएगा। अब यहां पे देखना जी, 1 जून 20, तो 1 जून 20 का मतलब 60 दिन काउंट करने हैं, तो जून में आपके हो गए 29, जुलाई में हो गए 31, तो आप 31 मतलब ये लगा लो 31 जुलाई को 60 दिन खत्म हो रहे हैं जी। नहीं यार ये बात समझ में, सर 1 जून को आपने इनवॉइस काटा ना, तो यहां से 60 दिन कैसे काउंट करेंगे? जून में 29 डेज रह गए, जुलाई में कितने हो गए? 31, तो 31 29 कितने हो गए? 60 दिन हो गए, तो मतलब 31 जुलाई को 60 दिन हो रहे हैं। तो अगर 31 जुलाई को 60 दिन हो रहे हैं, उससे अगला दिन क्या बन गया? 1 अगस्त, तो फिर 1 अगस्त जो होगा ना वो हमारा पीओटी बन जाएगा जी। तो 1 अगस्त 2020 ये मेरा पीओटी बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये 61st डे वाला है जी, जहां 60 दिन खत्म हो रहे हैं उससे अगला दिन मेरा पीओटी बना है, दैट इज 1 अगस्त पीओटी बना है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ जी। पार्ट पेमेंट आई है 30 जून 18 को, और बैलेंस पेमेंट आई है 1 सितंबर 18 को, और इनवॉइस इशू हुआ 29 जून को जी। अब एक बात सोच के बोला, इनवॉइस आया 29 जून को जी, पार्ट पेमेंट आई है 30 जून को, आपने बोल दो क्या 60 दिन के अंदर है या नहीं है? हेलो, सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। 29 जून
इधर देखो ध्यान से, इधर 29 जून को आपने इनवॉइस इशू किया, 30 जून को पार्ट पेमेंट आई, तो क्या 60 दिन में या नहीं है? या 60 दिन में है। तो अगर 60 दिन में होगी तो जहां पेमेंट होगी वही पीओटी बनेगा। तो पार्ट पेमेंट के लिए पीओटी बन गया 30 जून जी। और जो बैलेंस पेमेंट आई है वो कब आई है? वो आई है 1 सितंबर को। तो 29 जून से 29 जुलाई और फिर 29 अगस्त 60 दिन के बाद आई है। तो अगर 60 दिन के बाद है तो जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा ना फिर वो पीओटी बनेगा जी। तो भैया 30 जून बन जाएगा पार्ट पेमेंट के लिए और 29 अगस्त बनेगा बैलेंस पेमेंट के लिए। 29 अगस्त कैसे जी? अब यहां पे देखो 29 जून है तो जून में कितने दिन रह गए? 1। जुलाई में 31, कितने हो गए यहां पे? ये हो गए 32 और फिर 28 दिन। 28 अगस्त को 60 दिन हो गए, तो अगर 28 अगस्त को 60 दिन हो गए, 61वां दिन बनेगा 29 अगस्त को, तो वो मेरा पीओटी बन जाएगा। तो 29 अगस्त पीओटी बनेगा बैलेंस पेमेंट के लिए। और जो 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई, मतलब जो हमारा पेमेंट क्रिएट होगी दैट इज 30 जून हो गई, ये हमारा पीओटी यहां पे बन जाएगा। तो पार्टली पेमेंट के लिए 30 जून बनेगा और पार्टली पेमेंट जो 60 दिन के बाद आई है उसके लिए बनेगा 29 अगस्त। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। जा रहा है दिमाग में, घुस रहा है, आ रहा है कुछ समझ? बच्चा कह रहा है मैंने, मेरा ना लग रहा, मेरे को ना समझ आ रही क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर मेरा नहीं लग रहा क्या चल रहा है यहाँ पे तो यूं करोगे, जाके एक बार टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ लियो अच्छे से। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर ये क्वेश्चन सोल्व कर लियो। एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से पक्का पक्का बनेंगे। ऐसा ना हो कि एग्जाम में गलती करके आ जाओ जी। बाकी किसी में दिक्कत हो आप डाउट सेशन में डाल देना, मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देना। आओ ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ लॉटरी प्रक्योर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बाय लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी इज पेबल बाय। हाय 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 हाय, इससे 11वां क्वेश्चन क्या आएगा सर? आपने बोल दो अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉटरी दे रही है तो उसके इसमें क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। तो जीएसटी कौन पे करेगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर ही जीएसटी पे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी, ये लोग जीएसटी पे करेंगे। ठीक है जी, ये लोग जीएसटी पे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद एक और सीटिंग फीस रिसीव बाय डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी। उस कंपनी का एम्प्लॉय है वो सीटिंग फीस ले रहा है, सीटिंग फीस ले रहा है ऑफ XYZ लिमिटेड इज लाइबल फॉर जीएसटी इन हैंड्स ऑफ। अपने बोल देना अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो उस केस में डायरेक्टर जीएसटी पे करेगा या कंपनी जीएसटी पे करेगी? कंपनी जीएसटी पे करेगी। और कंपनी कौन सी है? XYZ लिमिटेड, तो यही जीएसटी पे करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देगा तो डायरेक्टर के बिहाफ पर कंपनी जीएसटी पे करने के लायबल होगी। और कंपनी कौन सी है? XYZ, तो ये जीएसटी पे करने के लायबल होगी। फाइनली अब जाके 35 क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं जी। अब झूठ मत बोला सर, पाप लगेगा। देख लो माता रानी पाप लगाएगी। किसके कितने कितने नंबर हैं अभी नहीं, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपने लिखने हैं जी। और जिसके जिसके 30 या उससे ज्यादा नंबर हैं, इट मींस उन्होंने रिवीजन बढ़िया तरीके से की है। जिसके 30 से कम नंबर हैं उनको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। और जिस बच्चे के, नालायक बच्चे के 20 से भी कम नंबर हैं, ये गारंटी दे रहा हूं, फिर बिना रिवीजन किए बच्चा क्वेश्चन करने के लिए आ गया तो उनको मैं कह रहा हूं मत आए। इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। सर बिना बात के इतनी जान जो मैं लगा रहा हूं ना, आप मानोगे नहीं, आपको मेरे चेहरे से फील नहीं हो रहा होगा आज, बट मेरे को बहुत फीवर है अभी और खांसी है। ठीक है, बट मेरे को यह था कि आपका सेशन खराब ना हो। ठीक है, तो मतलब मैं ये इसलिए ये चीज बताना चाह रहा हूं कि सर अगर हम मिलके टाइम लगाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे, बिना रिवीजन के क्वेश्चन देने के लिए आओगे ना, बिना रिवीजन के क्वेश्चन करने के लिए आओगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा जी, कुछ भी फायदा नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं जी। ठीक है, चलो अब अगली क्लास का टारगेट क्या होगा जी, आपको मैंने बता रखा है, टेलीग्राम पे डाल रखा है। अगली क्लास में मेरे ख्याल से आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अगली क्लास में हमें क्या कंप्लीट करना है। एक बार टेलीग्राम पे देख लेना, पूरा डेट वाइज शेड्यूल है। तो अब हमारी क्लास जो होगी जी, अब हमारी होगी मंडे को, हमारी मंडे को क्लास होगी जी। उसमें भी 2-3 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज के, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तब तक के लिए उसकी रिवीजन करो। आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा है क्योंकि संडे को भी रिवीजन करने का आपको मिल गया जी। ठीक है, और हो सके इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, क्वेश्चन एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करो, जहां जहां गलतियां हैं चेक करो, गलती हुई क्यों है। अगर गलती समझ ही नहीं आ रही, कभी ना डायरेक्टली डाउट मत पूछा करो, पहले 2-3 बार खुद ट्राई करो, क्या पता हो जाए। अगर बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो रहा फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना जी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में मंडे को सेम टाइम पर, सेम जगह, सेम टाइम नहीं, शाम को 7 बजे। आज तो 10 बजे क्लास थी ना, तो 7 बजे क्लास रहेगी क्योंकि आज 7 बजे लाइव सेशन था। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।
लव यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, प्राउड फील करो, हमेशा जगमगाते रहो। वंस अगेन जय हिंद जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी।